स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में वी सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, साइटोन, डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स हमने लिखा था, है ना। और एक डेंड्रॉन थोड़ा लंबा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। डेंड्रॉन्स का काम है मैसेज को रिसीव करना, साइटोन तक देना, साइटोन से एक्सॉन मैसेज लेके जाएगा और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन को देगा, राइट। उसके अलावा वी सॉ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर वाइज सारे न्यूरॉन एक जैसे होंगे, ऑल विल हैव दीस 3 पार्ट्स, बट फंक्शन वाइज वो थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में अपन ने एक देखा था सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस ऑर्गन्स के पास होगा। ऑप्टिक नर्व याद है, तो वहां पे आपका एक सेंसरी न्यूरॉन होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, आंखों के पास, जो उस सेंस को बेसिकली रिसीव करेगा। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन, एक एसोसिएशन न्यूरॉन, एंड थर्ड वाज मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तब इतना लिख चुके थे ना क्लास को। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एनिमल्स के नर्वस सिस्टम का पार्ट चल रहा है ना, इसके बाद फिर हम एनिमल्स का केमिकल कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे। ठीक, चलो ओके। लिखना नीचे सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। हाइफन डाल के लिखेगा। It is located in sense organs. It is located in sense organs. It is located in sense organ, and its function is to receive. And its function is to receive. And its function is to receive nerve impulses. Nerve impulses. Nerve impulses from receptors. From receptors. From receptors. ये receptors क्या थे? जो स्टिमुलस रिसीव करेंगे, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स, इसके बारे में बात की थी ना आपको। फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड कंडक्ट देम, एंड कंडक्ट देम, एंड कंडक्ट यानी कि इनको पास करेंगे, कंडक्ट देम टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रैकेट में सीएनएस लिख लेना, सीएनएस। सीएनएस, सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे। ठीक है, ब्रैकेट में सीएनएस। सेकेंड लिखना एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एसोसिएशन न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। देखिए यहां एसोसिएशन न्यूरॉन्स, इसमें देखो, दे आर लोकेटेड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे आर लोकेटेड इन brain and spinal cord, brain and spinal cord, and functions as a link between, and functions as a link between, ये दोनों को जोड़ेंगे ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आपका मैसेज लेके आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन,
उसका लास्ट पॉइंट क्या होगा, उसका एक्सॉन। आपके सेंसरी, हर न्यूरॉन का आखिरी पॉइंट तो वही है ना, एक्सॉन। और हर न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट डेंड्रॉन से डेंड्राइट है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, इनके बीच का लिंक है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, the functions as a link between axon of sensory neuron, axon of sensory neuron and dendrite of dendrite of dendrite of motor neuron, motor neuron, dendrite of motor neuron. ठीक है, एंड डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, चलो थर्ड, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन अगेन लोकेटेड वही होगी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, लिख लो। दे आर लोकेटेड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, and conducts motor nerve impulses and conducts motor nerve impulses and conducts motor nerve impulses from brain and spinal cord from brain and spinal cord to effector organ, to effector, EFFECT, effect P के बाद हुआ effector organ, organs लिख लो, effector organs ब्रैकेट में muscle cells और gland cells, muscle cells और gland cells। अच्छा खाना, अच्छे खाने की स्मेल आती है, देखते तो मुंह में पानी आता है, बोलते हैं मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी आना भी एक तरह का रिस्पॉन्स है, राइट? तो वो कौन सा ग्लैंड आपके मुंह में पानी लाता है? हाँ, सलाइवरी ग्लैंड। तो अल्टीमेटली जब इस टाइप की स्मेल रिसीव होगी, है ना, तो एक मोटर नर्व इम्पल्स जनरेट होगी जो सलाइवरी ग्लैंड को सजेस्ट करेगी या उसको बोलेगी, तो वो पानी आएगा। ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसमें भी आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है ना। आपको एक खाने की स्मेल आ रही है ना, उसके कारण आपको आपके मुंह में पानी आ रहा है, ये भी एक तरह का रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस है ना। क्लियर? ओके, तो तीन टाइप के न्यूरॉन हो गए, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हिंट डालना, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। नर्वस, अच्छा इफेक्टर ऑर्गन का क्या मतलब है? हमने यहाँ पे ब्रैकेट में दो चीजें लिखी है, मसल सेल्स या फिर ग्लैंड्स। इफेक्टर ऑर्गन यही होंगे, मतलब जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि अगर कोई गर्म चीजों को हम टच कर देंगे तो हमारा हाथ पीछे आएगा ना अपने आप, दैट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। आपकी विल की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप पीछे आएगा। तो उस केस में आपके इफेक्टर ऑर्गन्स क्या है? मसल्स। आपके हाथ के जो मसल सेल्स है ना, दे आर द इफेक्टर ऑर्गन, उन्हीं को कमांड मिला है और वो पीछे हुए हैं हाथ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और दूसरा एग्जांपल ग्लैंड का मैंने दे दिया आपको अभी, जो सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, ओके। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना, इन हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी हमारी बात कर रहे हैं ना। इन हायर ऑर्गेनिजम्स थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, three types of system, three types of systems coordinate with one another
three types of system coordinate with one another to control the body functions. To control the body functions. To control the body functions. ठीक है, अब वो तीन सिस्टम्स क्या क्या है? एक आपका रिसेप्टर सिस्टम जो स्टिमुलस रिसीव करेगा, दूसरा आपका नर्वस सिस्टम जो उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और तीसरा इफेक्टर सिस्टम जो रिस्पॉन्स देगा। एक ने स्टिमुलस रिसीव किया है, दूसरा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, जैसे कोई बॉल मेरी तरफ आ रही है तो आंखों ने उसको रिसीव कर लिया ना, बट झुकेगी पूरी बॉडी या हाथ सामने आएंगे तो ये इफेक्टर सिस्टम हो गया। समझ रहे हैं? झुकना या हाथ सामने आना, दिस इज इफेक्टर सिस्टम। बट इसको ऐसा करने किसने कहा है? नर्वस सिस्टम ने। समझ रहे? तीनों सिस्टम यहाँ समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल में बॉल दिखी मतलब हमारा सेंसरी सिस्टम या फिर आप कह लो रिसेप्टर सिस्टम हमारी आंखें हो गई। नर्वस सिस्टम तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ही होगा। समझ रहे? और तीसरा आपका इफेक्टर सिस्टम, आपने रेस्पॉन्स क्या दिया उसके बदले। ठीक है, तो फर्स्ट लिखना रिसेप्टर सिस्टम। रिसेप्टर सिस्टम, रिसेप्टर सिस्टम हाइफन डाल के लिखो इसमें। इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ receptors or sense organs. Receptor or sense organs. Receptors or sense organ which receives the stimuli, which receives the stimuli. ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, उसके नाम लिखते हैं नीचे एक एक करके नाम लिखेंगे, एबीसीडी करके डालते जाना। फर्स्ट ए लिखना फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, हाँ उसका मतलब ये कहाँ होंगे? हमारी आंखों में होंगे, राइट? फोटो रिसेप्टर्स एक ही वर्ड है पूरा, फोटो देन रिसेप्टर जो अपन ऊपर लिखे वही है। इसमें हाइफन डाल के लिखना फॉर लाइट, फॉर लाइट लोकेटेड इन द आईज, located in the eyes, located in the eyes. Second लिखना phonoreceptors, phono, phon, phone, ये क्या होगा? साउंड से रिलेटेड, राइट? phonoreceptors हाइफन डाल के फॉर साउंड, phonoreceptors फॉर साउंड। कहाँ होंगे ये? ईयर्स में। ठीक है, लिख लो। तो लोकेटेड इन ईयर्स, लोकेटेड इन ईयर्स। ठीक है, थर्ड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, है ना? पढ़े थे ना अपन एसिड बेस इन सॉल्ट में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, याद है? कौन से थे दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? एक रॉ ऑनियन और एक क्लोव भी, हाँ ऑयल ना। हाँ, ऑल्फैक्टो, OLFACTO, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स हाइफन डाल के फॉर स्मेल। और ये कहाँ लोकेटेड होंगे? नेजल चेंबर भी लिख सकते हो, नेजल चेंबर पढ़े थे ना अपन रेस्पिरेशन में। लोकेटेड इन नेजल चेंबर्स। ठीक है, अगला एक और रिसेप्टर लिखना गस्टेटो रिसेप्टर्स, GUSTATO देन रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स। इसमें लिखना हाइफन डाल के फॉर टेस्ट, फॉर टेस्ट लोकेटेड इन, वही टेस्ट बर्ड्स जो अपन बोलते हैं ना, लोकेटेड क्या लिखने? ठीक, नेक्स्ट टैंगो रिसेप्टर्स, टैंगो, टैंगो TANGO, टैंगो TANGO, टैंगो रिसेप्टर्स।
हाइफन डाल के फॉर टच, और ये कहाँ होंगे, स्किन, एंड आर लोकेटेड इन स्किन. एंड लास्ट, thermoreceptors. Thermoreceptors. हाँ, ये भी स्किन नहीं होगा ना, ठंडी लगती जो, या चेंज इन टेम्परेचर को हम सेंस कर लेते हैं, हमारा स्किन सेंस कर लेता है कि हाँ अभी गर्मी है, अभी ठंड है. तो फॉर चेंज इन टेम्परेचर, फॉर चेंज इन टेम्परेचर, और ये कहाँ लोकेटेड होंगे, स्किन में. ठीक है. सेकेंड लिखना नर्वस सिस्टम. ये हो गया आपका रिसेप्टर सिस्टम, है ना. वी आर स्टडिंग नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म. इस टाइप का नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लांट में एब्सेंट है. Am I clear? वहां पे देयर वर सम मूवमेंट्स ओनली. अलग अलग टाइप की मूवमेंट पढ़े थे ना अपन, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, सर्कमन्यूटेशन, डिस्मोनास्टिक. तो मूवमेंट्स थे, वो भी अपनी जगह पे रहे के बस. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन वाज एब्सेंट इन प्लांट बट इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स. तो वो 3 सिस्टम में डिवाइड है, तीनों सिस्टम मिलके आपस में काम करेंगे और कंट्रोल करेंगे हमारी बॉडी को. तभी तो नाम है ना चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है. कोई भी एक सिस्टम इसमें से खराब हुआ तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा. मतलब मान लो रिसेप्टर्स काम नहीं करे तो आपको स्मेल नहीं आएगी. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टर खराब हो गया, नहीं काम कर रहा है, आपको किसी भी चीज की स्मेल नहीं आएगी. समझ रहे हैं? इसलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम है चैप्टर का, कि ऑल सिस्टम कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क या अ गिवन टास्क, और उससे आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल होगी. ठीक है. चलो सेकेंड लिखना नर्वस सिस्टम. आइफन डाल के लिख लो. इट एनालाइजेस द it analyzes the it analyzes the sensory nerve impulses. It analyzes the sensory nerve impulses. यही तो वो रिसीव करता है ना, जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं वो लेके आते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी नर्वस सिस्टम तक, और ये उसको एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि ये किस टाइप का सिग्नल. बेस्ड ऑन दैट उनका रिस्पॉन्स होगा. ठीक है. तो इट एनालाइजेस द, एनालाइज का मतलब समझ गए ना, चेक करना. ठीक है. द सेंसरी नर्व इंपल्सेस एंड इनिशिएट्स द and initiates the appropriate motor nerve impulses. Appropriate motor nerve impulses. Appropriate motor nerve impulses. समझ रहे इसका मतलब क्या? अप्रोप्रिएट मतलब ऐसा ना हो कि कुछ और रेस्पॉन्स देना है बट कुछ और ही रेस्पॉन्स दे रहे किसी और चीज के लिए. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आपने जो रिसीव किया है सिग्नल, उसके बिहाफ में आपको उसके जैसा रेस्पॉन्स देना है ना, तो आप उसके कुछ और रेस्पॉन्स ना दे दें. तो अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स जाना चाहिए आपके इफेक्टर सिस्टम पर. ठीक है. तो अप्रोप्रिएट मोटर नर्व इंपल्सेस which are carried to which are carried to appropriate effector organ. यहां भी appropriate वर्ड आएगा. इसका एग्जांपल मैं बता दूं कि इसमें गर्म लग रहा है पर ये हाथ हटा रहे हैं. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? गर्म इस हाथ को लग रहा है ना, बट हटा ये हाथ रहे हैं, तो ये अप्रोप्रिएट है क्या? दिस इज इनअप्रोप्रिएट मैसेज ट्रांसफर्ड टू इनअप्रोप्रिएट इफेक्टर ऑर्गन. समझ रहे हैं? अप्रोप्रिएट इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे मेरा राइट हैंड था, जबकि मैसेज इनअप्रोप्रिएट इफेक्टर ऑर्गन को पहुंच गया और ये हिल रहा है. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है. इसलिए दोनों अप्रोप्रिएट होना चाहिए. रेस्पॉन्स जो जनरेट कर रहे हैं वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए. रिस्पॉन्स ऐसा वाला थोड़ा जनरेट करेगा कि सहलाओ हाथ को. क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए? हटाना है हाथ को. तो ये अप्रोप्रिएट मैसेज हुआ विच विल बी जनरेटेड बाय योर नर्वस सिस्टम, और वो अप्रोप्रिएट ऑर्गन तक जाना चाहिए. समझ रहे हैं? दोनों चीजें अप्रोप्रिएट होनी चाहिए.
appropriate effector organ by motor nerves, by motor nerves या motor neuron. ठीक है. And last, effector system. Effector system जो रेस्पॉन्स देंगे एक्चुअली. इतना आइकन लगा के लिख लो. इट इज फॉर्म्ड ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स which include muscles and gland, which includes muscles and gland, which includes muscles and gland, and give the response, and give the response, and give the response. ठीक है. अभी अपन तीनों सिस्टम पढ़ेंगे तो लगे तो अपन रिफ्लेक्स एक्शन भी पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में रिफ्लेक्सेस बोलते हैं. ठीक है. तो हेड डालना. नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शंस. अलग हेडिंग है ये आता है कई बार ना क्वेश्चन. रिफ्लेक्स एक्शन, इसका पाथ क्या होगा? पाथ वही होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स स्टिमुलस सेंस करेगा, हमारे सेंसरी नर्व्स उसको कैरी करके लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक. रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा. मैंने उसका रीजन बताया था आप लोग को ना कि स्पाइनल कॉर्ड पास में है, रिफ्लेक्स एक्शन हमें जल्दी देने होते हैं, तो इसलिए वो चीज स्पाइनल कॉर्ड ही कैरी आउट करेगा. उसके लिए वो ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करेगा. समझ रहे हैं? चलो, तो रिफ्लेक्स एक्शन हाइफन डाल के लिखना. दीज आर स्पॉन्टेनियस. ये वर्ड यूज करेंगे ना जो जो लिख रहे हैं. स्पॉन्टेनियस, किसको पता है मतलब क्या होता है स्पॉन्टेनियस का? और कुछ स्पॉन्टेनियस पहली बार सुन रहे हो? हाँ, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक. स्वाभाविक है कि आप ऐसा करोगे. समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरेगा नहीं, स्वाभाविक है ना, वो तो नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा. हमें क्लियर? नीचे से ऊपर जाएगा बट उसके अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी मोटर से, तब पानी नीचे से ऊपर जाएगा. पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्वाभाविक है गिरेगा. ठीक है, बट नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, वो अस्वाभाविक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है. हमें क्लियर? तो जितने भी हमारे अराउंड चेंजेस होते हैं, दोज ऑल चेंजेस जो अपने आप होते हैं, आप ऐसा ही बोल सकते हो, which happens on its own, they are termed as spontaneous. आपको उसको करने के लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देना होता. मैं क्लियर? तो क्या लिखे? दीज आर स्पॉन्टेनियस. तो ये सारे एक्शन वैसे ही है ना, हम जितने भी रिफ्लेक्सेस शो करते हैं वो सब ऐसे ही है. ठीक है. तो दीज आर स्पॉन्टेनियस कॉमा ऑटोमेटिक, अपने आप होंगे. राइट? समझ रहे हैं क्या? ऑटोमेटिक कॉमा मैकेनिकल. मैकेनिकल मैकेनिकल मतलब हमारा कुछ ना कुछ मूवमेंट इन्वॉल्व होगा. ठीक है. मैकेनिकल responses, these are spontaneous, automatic and mechanical responses in which mechanical responses in which will is not involved. Will, mercy, will, W-I-L-L, will is not involved. मतलब इनवॉलंटरी. क्या है ये? तो आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो यहाँ पे, इनवॉलंटरी वाला. ठीक है. विच इज इन विच विल इज नॉट इन्वॉल्व. सो आर कॉमन डाल के, सो आर इनवॉलंटरी एक्शंस. सो आर इनवॉलंटरी एक्शंस. सो आर इनवॉलंटरी एक्शंस. और इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो आप बिना सोचे समझे करते हो. अभी तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है ना. जहां ब्रेन इन्वॉल्व आप सोचने लग जाओगे, खड़े होकर सोचोगे बैठ क्या करना है क्या करना है, जब तक आपको वो हिट करके चला जाएगा. राइट? इसलिए ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते रिफ्लेक्स एक्शन में. ठीक है. इससे ब्रेन आपका थक भी जाएगा जल्दी, क्योंकि ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन हमारे
डे टू डे लाइफ में बहुत होते रहते, राइट? तो उसके लिए अपन ब्रेन को हर बार इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज आवर ब्रेन विल गेट टायर्ड और उसको रिस्पॉन्स देने में टाइम भी लगेगा, दूसरा चीज। ठीक है, तो क्या लिखे? ब्रैकेट में अकरिंग विदाउट थिंकिंग, अकरिंग विदाउट थिंकिंग। सो आर इनवॉलंटरी एक्शंस के ब्रैकेट में लिखना है अकरिंग विदाउट थिंकिंग। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। लिखिए कुछ एग्जांपल्स। विड्रॉवल ऑफ हैंड, विड्रॉवल ऑफ हैंड, हाथ पीछे ले लेना, ये हटा लेना। विड्रॉवल ऑफ हैंड व्हेन pricked with a needle, when pricked with a needle, when pricked, PRICKED, चुबाया जाए ना, जब निडल से आपके हाथ में चुबाया जाए तो ऑटोमेटिकली आप हाथ पीछे लोगे, है ना, ऐसा नहीं बोलेगा और करना और करना। क्लियर है वाला फर्स्ट एग्जांपल? एक और लिखना, क्लोजिंग ऑफ आईज, क्लोजिंग ऑफ आईज, क्लोजिंग ऑफ आईज when flashed with strong light, closing of eyes when flashed with strong light। ये भी क्लियर एग्जांपल। टॉर्च अगर आपके आंख में मारेगा तो आप तुरंत आंख बंद करोगे, राइट, या ऐसा करोगे, इस टाइप का कुछ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, secretion of saliva, secretion of saliva, secretion of saliva increased on sight of delicious food। तो मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको। secretion of saliva increased on sight of delicious food। क्लियर है? भी ऊपर के दोनों एग्जांपल में मसल सेल्स इन्वॉल्व थे, इस एग्जांपल में ग्लैंड इन्वॉल्व, इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, एक और लिखना एग्जांपल, कफिंग, कॉमा स्नीजिंग, कफिंग कॉमा स्नीजिंग, यॉनिंग, यॉन करते हैं ना, तो वासी लेना, कॉमा ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, blinking of eyelids, etc. are also reflex actions, are also reflex actions, are also reflex actions। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं कैसे होने वाला है। ठीक है, अगला सब डालना उसी में ही, मैकेनिज्म। ये एग्जांपल्स हो गए, अगला है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्टेप वाइज देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ये स्टेप्स ही पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। स्टेप वाइज देखेंगे अपन मैकेनिज्म। पहले एक लाइन लिखना, फिर स्टेप्स लिखेंगे। अ रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स, अ रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स, अ रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स coordination between रिसेप्टर ऑर्गन। अभी समझ में आ रहा है रिसेप्टर क्या होता है? हाँ, इससे पहले अपन रिसेप्टर ऑर्गन क्या होता है पहले लिख लिया अपन, रिसेप्टर, इफेक्टर एंड नर्वस सिस्टम। बट ये है कि ऊपर जो हमने लिखा है नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन या हायर ऑर्गेनिज्म, वहां पे हमने नर्वस सिस्टम में दोनों का नाम लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड भी और ब्रेन भी। तो पहले जो अपन लिखे ना ऊपर नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसमें देखो नर्वस सिस्टम में आपने क्या लिखा है, दोनों का नाम लिखा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बट यहाँ हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड लिखेंगे बिकॉज ये रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो a reflex action involves coordination between receptor organ, spinal cord of CNS
ऑफ सीएनएस, सीएनएस का ऊपर फुल फॉर्म लिखे थे क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होगा ब्रेन में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सीएनएस एंड इफेक्टर ऑर्गन, एंड इफेक्टर ऑर्गन in the following way, in the following way, in the following way, in the following way, ठीक है। स्टेप वाइज देखेंगे। फर्स्ट स्टेप लिखना, 5 स्टेप्स लिखेंगे अपन, कैसे कैसे मैसेज जा रहा है, मैसेज वापस आ रहा है, 5 स्टेप्स में का फर्स्ट स्टेप लिखना, रिसेप्टर ऑर्गन्स receives the stimulus, receptor organs receives the stimulus, receives the stimulus and initiates a sensory nerve impulse. Receptor organ receives the stimulus and initiates a sensory nerve impulse. Clear है? ये ऐसा लग रहा कि तीसरी बार अपन वही चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हमने स्टार्ट किया था सेंसरी न्यूरॉन से ना, आज टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन में भी हमने यही चीज लिखी थी, क्योंकि एक्चुअली वही तो है जो ये काम कर रहा है, समझ रहे हैं। फिर यही चीज हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ी, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन हर टाइप के कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, नॉट जस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, बट सब में फर्स्ट स्टेप यही होता है, स्टिमुलस रिसीव करता है रिसेप्टर। क्लियर है? इसलिए ये तीनों चीजें आपको एक जैसी लग रही होंगी। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, सेंसरी न्यूरॉन ने या फिर आप ये कह लो रिसेप्टर ऑर्गन ने स्टिमुलस रिसीव किया और उसको चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, और उस इंपल्स का नाम क्या है, सेंसरी नर्व इंपल्स। क्योंकि जो आने वाली है वो मोटर नर्व इंपल्स है। इंपल्स ही है, सारी इंपल्स है, सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बट अलग अलग है, इसके नाम अलग अलग दे रहे हैं। एक में स्टिमुलस जा रहा है, एक में रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इसलिए एक का नाम हो गया सेंसरी नर्व इंपल्स, और जो आने वाली है उसको क्या लिखेंगे अपन, मोटर नर्व इंपल्स, जो मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है, इसलिए इसका नाम सेंसरी नर्व इंपल्स पड़ गया, और ये मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है, इसलिए इसका नाम मोटर नर्व इंपल्स पड़ गया। समझ में आ रहा है? चलो सेकेंड स्टेप लिखना, सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर conducts these impulses, sensory nerve fibers conducts these impulses, these मतलब जो भी फर्स्ट स्टेप में हमने इंपल्स लिखा है, यानी कि सेंसरी नर्व इंपल्स, वापस इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। these impulses from receptor organ to spinal cord, from receptor organ to spinal cord. क्लियर है? इसके पहले दोनों में हमने क्या लिखा था कि रिसेप्टर ऑर्गन टू नर्वस सिस्टम। अब यहाँ नर्वस सिस्टम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम में दोनों आ जाते हैं, ब्रेन भी आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, पर यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो बस एक ही चीज अंतर हुई है पिछले बार से, वो ये है कि यहाँ हमने इसको इंपल्स कंडक्ट किया है स्पाइनल कॉर्ड को, बस। क्लियर है? स्टेप सेकेंड स्टेप एक बार रीड कर लो, सेकेंड स्टेप जल्दी। सेंसरी नर्व फाइबर्स कंडक्ट्स, सिर्फ रिसीव करके अपने पास सोना रखेगा, उसको भेजना है ना स्पाइनल कॉर्ड तक, तो इट विल कंडक्ट द इंपल्स टू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? चलो थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड की बारी आ गई। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटर, एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है? बॉडी में मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट करना क्या होता है उसका मतलब? कंट्रोल, कंट्रोल नहीं, और कुछ इंप्रूव की जगह अपन चेंज करना बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? चेंज करना, मॉड्यूलेट कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
इसने रिसीव तो सेंसरी नर्व इम्पल्स की है, बट इसको भेजना मोटर नर्व इम्पल्स है। तो इसका काम क्या है, ये सेंसरी नर्व इम्पल्स को मोटर नर्व इम्पल्स में चेंज कर देगा, मॉड्यूलेट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इट एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटर एंड चेंजेस सेंसरी इम्पल्स इनटू मोटर इम्पल्स। मैं जो बोलता हूँ मैं एक बार डिक्टेट करता हूँ, उसको रिपीट करो करो मन में, याद रहेगा। और मैं तो समझा भी दिया ना पूरा क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो। सेंसरी नर्व इम्पल्स को मोटर नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट, हाँ चेंज कर रहा है, चेंजेस सेंसरी नर्व इम्पल्स इनटू, उसके बाद पूछ रहे हो किसमें करेगा चेंज बताओ, मोटर नर्व इम्पल्स में। क्लियर है? अरे जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? वापस पूछना नहीं चाहिए आप लोग को, तो इसलिए मैं वापस नहीं बोल रहा था, रिपीट नहीं कर रहा था। क्लियर है? सेंसरी नर्व इम्पल्स रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ गई, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको रिसीव किया, अब उसको चेंज करेगा ना, वापस वही थोड़ा भेज देगा। समझ रहे हैं? उसको रेस्पॉन्स भेजना ना, और रेस्पॉन्स जाता है मोटर नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, उसको चेंज करना है, तभी ये मॉड्यूलेटर भी है। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, अब क्या होगा देखो, एक एक स्टेप। उसने रिसीव किया, फिर उसने भेजा, इसने रिसीव किया, चेंज किया, अब भेजेगा ना इफेक्टर ऑर्गन को, फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन अपना एक्शन करेगा। तो ये स्टेप में क्या होना चाहिए जल्दी बताओ। स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व, जैसे सेकंड पॉइंट, लेकिन अपन सेकंड पॉइंट क्या एक बार रीड करो, रीड द सेकंड पॉइंट। सेंसरी नर्व फाइबर सेंसरी नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड तक, यही लिखा है ना। और फर्स्ट स्टेप में सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इंपल्स बना रहा था, वैसे ही थर्ड स्टेप में स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर नर्व बना दिया है, मोटर इंपल्स बना दिया है। अब फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे कि ये कंडक्ट होगा, कौन कंडक्ट करेगा, मोटर नर्व फाइबर्स। जैसे वहां सेंसरी नर्व के फाइबर्स थे, वैसे यहाँ पे मोटर नर्व के फाइबर्स होंगे। तो लिखो फोर्थ पॉइंट, मोटर नर्व फाइबर्स। देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है, ध्यान देना इधर, रिसेप्टर ने, इधर देखो सब, रिसेप्टर ने स्टिमुलस रिसीव किया, इसके बिहाफ में उसने सेंसरी नर्व इंपल्स जनरेट किया। समझ रहे हैं ना? वो टच होगा तो टच को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, वो साउंड होगा तो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, वो लाइट होगी तो उसको लाइट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एंड सो ऑन। किसी भी टाइप का रिसेप्टर, उसका काम यही है कि उसको उसके सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करना है। इसका नाम हो जाएगा सेंसरी नर्व इंपल्स। ये सेंसरी नर्व इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, बट कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व फाइबर्स, जो सेंसरी इंपल्स को कैरी करेंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, इसने एक तरह का मॉड्यूलेटर है, उसने इस सेंसरी नर्व इंपल्स को किसमें चेंज कर दिया, मोटर नर्व इंपल्स में। अब ये भी अपने पास लेके थोड़ा बैठेगा, ये भी कंडक्ट करेगा ना वापस इफेक्टर ऑर्गन तक। तो मोटर नर्व इंपल्स जो बनी है वो जाएगी आपके इफेक्टर ऑर्गन तक, किसके थ्रू, मोटर नर्व फाइबर के थ्रू। जस्ट लाइक एक सेंसरी नर्व फाइबर था, वैसे एक मोटर नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखे हैं, मोटर नर्व फाइबर, और कोई लिखे आगे, इसके आगे, कंडक्ट्स मोटर नर्व इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन्स। ठीक है, और इफेक्टर ऑर्गन के टाइप क्या है मैं नहीं बता रहा हूँ वापस, तो यहाँ पे हर जगह लिखा है, जहां जहां इफेक्टर ऑर्गन लिखा है ना, वहां ब्रैकेट में मसल्स एंड ग्लैंड लिखा है। क्लियर है? यही दो टाइप के इफेक्टर ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्स शो करेंगे, मसल सेल्स या फिर ग्लैंड्स। ठीक है, अब फाइनल स्टेप क्या होगा, सब भेजना और वापस भेजना सब हो चुका है ना। अब क्या होगा, बस इफेक्टर ऑर्गन का काम बचा है, उसको एक रेस्पॉन्स देना है। ठीक है, देखो लास्ट पॉइंट, इफेक्टर ऑर्गन गिव्स द रेस्पॉन्स
effector organ gives the response एग्जाम्पल, वो रिस्पॉन्स किस टाइप के हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम मसल्स, contraction of some muscles, contraction of some muscles, or secretion from a gland, or secretion from a gland. Contraction of some muscles or secretion from a gland. आपके मसल्स का मेन फंक्शन यही होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यही करते हैं वो, ठीक है? तो या तो मसल से इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर कोई ग्लैंड से सेक्रीशन होगा एज अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ये होगा, ठीक है? तो ये जो पूरा पाथ बन रहा है ना, इसको ही अपन रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है? आर्क किससे बोलते हैं? क्योंकि ये कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है, ठीक है? आर्क बनेगा, ठीक है? तो एक नेक्स्ट लाइन में एक डेफिनेशन लिखना। ये 5 पॉइंट समझ में आ गया सबको? ये आपके स्टेप्स हैं, इसमें कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो पहले रिस्पॉन्स दे दिए, स्टिमुलस बाद में रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है? पांचों स्टेप इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए लाइन लिखना, रिफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। पाथ फॉलोड बाय एन इम्पल्स, path followed by an impulse from a receptor organ to an effector organ. Path followed by an impulse. Impulse ही तो दौड़ रही है ना इधर से उधर, आपके न्यूरॉन्स एक जगह में फिक्स है ना, वो नहीं भागते, इम्पल्स उनमें से भागती है, राइट? तो यही इम्पल्स सिग्नल पहले थी सेंसरी नर्व इम्पल्स, बाद में वो चेंज हो गई मोटर नर्व इम्पल्स। तो ये जो मोटर नर्व इम्पल्स और सेंसरी नर्व इम्पल्स का जो पाथ है ना, उसी को अपन रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द पाथ फॉलोड बाय एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर ऑर्गन टू एन इफेक्टर ऑर्गन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर डेफिनेशन? हाँ, path followed by an impulse from receptor organ to an effector organ is called reflex arc। ठीक है, बुक रख के एक बार देखो, डायग्राम बना हुआ उसका रिफ्लेक्स आर्क का। पेज नंबर 117, पेज नंबर 117 देखो, वो एग्जांपल वही है, गरम तपेली वाला है ना, नहीं मिला? पेज 117 दिख रहे हैं सब? 117 दिख रहा है सबके टेबल में है? सब देख पा रहे हैं डायग्राम? वही एक्चुअली आपके रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, ठीक है? तो बनाना है, ठीक है? भले वो तपेले पे नहीं बनाना तो मत बनाना, जी जी, अभी नहीं, बाद में जगह छोड़ दो उसके लिए, ठीक है? और जगह छोड़ के एक लाइन लिखना, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मतलब अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते तो क्या होता ना, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इनका भी कुछ काम है ना, ऐसे थोड़ा हो रहा है जबरन, खाली बैठा है स्पाइनल कॉर्ड तो ऐसे काम कर रहा है, थोड़ी ना, समझ रहे हैं? तो इट हैज गॉट सम सिग्निफिकेंस, राइट? आप लोग का भी यहाँ आने का एक सिग्निफिकेंस है, ऐसे टाइम पास करने नहीं आ रहे, राइट? एवरीथिंग वी डू शुड हैव सम सिग्निफिकेंस। यूजलेस मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं करें हम कि कुछ काम का नहीं है, क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, these enable the body to give quick responses, these enable the body to give quick responses। These enable the body to give
रेस्पॉन्सेस, और अगर ये रेस्पॉन्सेस क्विक नहीं होंगे तो इट मे डैमेज अवर बॉडी, राइट। हमारे बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो सकता है, तो हमारे बॉडी के पार्ट्स को बचाने के लिए क्विक रेस्पॉन्सेस जरूरी है। दो तीन एग्जांपल जो अपन देखे, सब में यही हो रहा था। अगर आप वो निडल से अपना हाथ नहीं हटाओगे तो वो निडल चुभेगी, आपको वहां पे चोट लगेगी ना, राइट। तो जस्ट टू प्रिवेंट डैमेज टू अवर बॉडी, दिस क्विक रेस्पॉन्सेज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो these enable the body to give quick responses to harmful stimuli, harmful stimuli, harmful stimuli। अभी कौन सा स्टिमुलाई हार्मफुल है ये तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड कर रहा है ना, कि कौन सा स्टिमुलाई हार्मफुल है, कौन सा स्टिमुलाई यूजफुल है, राइट। तो हार्मफुल स्टिमुलाई, so that chances of damage to body, so that chances of damage to body, chances of damage to body are decreased, chances of damage to body are decreased। क्लियर है पूरा पॉइंट? हाँ। एंड सेकेंड लिखना, सेकेंड सिग्निफिकेंस, this prevent overloading of brain, overloading of brain। क्लियर है? ब्रेन को वैसे ही बहुत काम करना पड़ता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड ये काम ले लिया तो ये वाला काम अब ब्रेन को नहीं देखना पड़ेगा, तो हम थोड़ा उसका काम कम कर रहे हैं, राइट। तो these prevent overloading of brain, comma, so prevent its fatigue, तो prevent its fatigue, उसको थकने से बचाए। fatigue, FATIGUE, fatigue का मतलब समझता है ना, टायर्ड, ठीक है, टायर्डनेस। तो प्रिवेंट इट्स फैटिग। क्लियर है? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, CNS हिंट डाल देना। नर्वस सिस्टम ऑफ मेन, नर्वस सिस्टम ऑफ मेन, उसके अंदर CNS पढ़ेंगे, पर पहले नर्वस सिस्टम लिख लो क्या क्या होता है। नर्वस सिस्टम में भी 3 पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ मेन, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के देखना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक चार्ट बना लेना 3 पार्ट्स का। ऐसे क्लासिफाई करेंगे इसको अपन। फर्स्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो जिसको अपन CNS बोल रहे हैं, इसी में आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और देखो नर्वस सिस्टम का मतलब सिर्फ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, वो सारे कनेक्शंस भी तो नर्वस सिस्टम में ही आएंगे ना। हमारा न्यूरॉन भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। और इन दोनों का कोई मतलब नहीं अगर इफेक्टर और रिसेप्टर से कनेक्शन ही ना हो। जस्ट इमेजिन, यहाँ ब्रेन है, यहाँ पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, बट बीच में कोई नर्व्स नहीं है, तो क्या मतलब इन दोनों का? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो सोच रहे हैं, ये जो करना चाह रहे हैं, ये तो भेज नहीं पा रहे हैं ना, और ये सोचेंगे भी कैसे जब इन तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं। तो तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड होता है PNS, जैसे ये CNS है, शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन CNS बोलेंगे। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको PNS बोलेंगे, PNS। अगेन ये 2 टाइप का होगा, इसमें नर्व्स आएंगे, पेरिफेरल्स। आप ऐसे कंप्यूटर पढ़ते होगे, PC, पर्सनल कंप्यूटर, तो सब जो डिवाइस होता है ना, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सबको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। अकेले CPU लेके तो कुछ नहीं कर पाओगे ना, कहाँ देखोगे, क्या टाइप करोगे, कुछ नहीं करना। हमें पता है ब्रेन वो है,
हमें पता है ब्रेन ये है, बट काम आप इनके बिना नहीं कर पाओगे ना, तो उसको लेके बैठ के देखते रहोगे क्या डब्बे को? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तक आप उससे कनेक्शन नहीं करोगे, एक मॉनिटर का, एक कीबोर्ड का, एक माउस का, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो जस्ट दे आर जस्ट लाइक दैट ओनली नर्व्स, ठीक है? तो पेरिफेरल, इसलिए उसको पेरिफेरल्स बोला जाता है। वहीं से आया, आप बोल सकते हो इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वहीं से ये वर्ड आया पेरिफेरल्स, ठीक है? वहां अपन उनको कहते हैं इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। यूज सम इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड एंड माउस आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए। वी यूज सम आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर एंड मॉनिटर, दे आर द आउटपुट डिवाइसेस, राइट? तो दो टाइप के नर्व्स होंगे यहाँ पे। एक लिखना क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। देखो एक और वर्ड आ गया क्रेनियल। अभी तक अपन क्या क्या चीजें पढ़े, सबके अलग अलग वर्ड्स पढ़ते हैं ना। जैसे हार्ट के लिए कार्डियक, लंग्स के लिए अपन पल्मोनरी पढ़ रहे थे, याद है? कोई किडनी का बताएगा मुझे? वेरी गुड, रीनल। वैसे ही इसके लिए क्रेनियल, नहीं ब्रेन। जो नर्व्स ब्रेन तक जा रही है ना, उनसे अपन क्रेनियल नर्व्स बोल, ठीक है? और दूसरी स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है? क्रेनियल नर्व्स मतलब ये ब्रेन और बॉडी पार्ट के बीच में होगा, और ये बॉडी पार्ट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? एंड लास्ट थर्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक नाम मैंने लिख दिया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका अपोजिट एक लिखना पैरासिम्पैथेटिक। पैरा वर्ड आगे लगा देना, पैरा, PARA, बाकी वही रहेगा ना, पूरा लिखना है पूरा, ऐसे छोड़ मत देना मेरे जैसे। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसके जस्ट ऑपोजिट काम करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को इसका, ठीक है? पहले लिख लो। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है ना, ये ऑटोनॉमिक, ये ऑटोनॉमिक मतलब कोई ऑटोमेटिक वाला पार्ट आ रहा है ना, ऑटोनॉमिक, ठीक है? तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस के को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? जैसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं रो रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा होना कि मैं जिंदगी भर रोऊंगा, अभी तो रुकेगा ना मेरे आंसू। या मुझे पसीना आ रहा है, तो जिंदगी भर थोड़ा ना आएगा पसीना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुकेगा ना पसीना, ठीक है? और ऐसे और भी, जैसे अपन बोलते हैं ना गूज बम्स आ जाते हैं, तो ये सब बाल खड़े हो जाते हैं, राइट? ठंडी में भी ऐसा होता है ना, कुछ देर के बाद वो वापस बैठ जाते हैं ना, कि जिंदगी भर खड़े रहते हैं वो बाल। ऐसा नहीं होता ना? समझ रहे? मतलब जो चीज हुई है, इसका रिवर्स भी होना जरूरी है। टीयर्स आ रहे हैं, स्वेट आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, तो वो बंद भी होगा। तो एक सिस्टम होता है जो उसको इंक्रीज करता है, और दूसरा सिस्टम उसको डिक्रीज करता है, ताकि बैलेंस बना रहे। समझ रहे हैं? तो हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, उसको कंट्रोल ये दोनों मिलकर करते हैं। नर्वस सिस्टम के पार्ट है ये भी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके लिए कोई अलग ऑर्गन नहीं होता, ठीक है? समझ रहे हैं? तो ये तीन अपन एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, इन तीनों में। पहले स्टार्ट अपन यहीं से करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। फिर नर्व्स क्या होते हैं तो आपको पता ही है, पहले से ही आप न्यूरॉन का तो पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर। बस यहाँ यही लिखना है कि क्रेनियल नर्व्स कहाँ होंगी, स्पाइनल नर्व्स कहाँ होंगी, और इनके बारे में जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अभी, इसको अपन लिख लेंगे शॉर्ट में, ठीक है? बट मेन तो हमारे यही दोनों, उसमें भी मेन तो ब्रेन है, ठीक है? तो ब्रेन हेड डाल के छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट विद ब्रेन। इसका रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम नेक्स्ट क्लास में तो बना के लेके आएंगे। और कल टेस्ट है ना, टाइमिंग मैं आज रात तक कंफर्म कर दूंगा कल की टाइमिंग क्या रहेगी। बट कल टेस्ट रहेगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का, वो कहाँ है एक और, तो उसको बोल देना कल आके टेस्ट दे देगी, ठीक है?